वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। और ये प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा हमारा है जुमे के रोज़, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। और वैसे तो जो ये प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं, यकीनन उनके इल्म में ये बात होगी कि जो हम प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होता है, इसमें आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। ताहम ये जो जुमे का रोज़, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वैसे ही प्रोग्राम का पहला हिस्सा है जो इसमें कुछ अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई, और इंशाअल्लाह सिलसिला आगे जारी रखेंगे। ताहम इसमें हम जो है आपके नफ्सियात के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। और पिछले कई माह से ये सिलसिला जारी है कि जो इंसान की नफ्सियात से जुड़े मसाइल हैं, इसको कैसे समझा जाए, कैसे इसका इलाज किया जाए, और कैसे फिर इसके लिए, जैसे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर कोई दर्द या तकलीफ़ होती है तो डॉक्टर से रुजू किया जाता है, नफ्सियात से जुड़े मसाइल की जब बात आती है तो हम डॉक्टर से रुजू करने से थोड़े से गुरेज़ होते हैं। तो इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है, और यही समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। आप एक माहिर नफ्सियात हैं और कई सालों से इस शोबे से आपकी वाबस्तगी है, काम कर रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया के बड़े ममालिक में अपनी खिदमत जो है वो सरअंजाम देते रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मुकम्मल सुकूनत इख्तियार की हुई है, और यहाँ पे शहर कराची में एक अपना एक मरकज़ भी बना रखा है, यासीन नफ्सियाती हस्पताल के नाम से, जहाँ पे बहुत सारे नफ्सियात से जुड़े मामलात के हवाले से काम हो रहा है। और न सिर्फ नफ्सियात से जुड़े बल्कि जो मनशियात के आदी अफराद हैं उनकी भी ट्रीटमेंट की जा रही है, उनका भी इलाज किया जा रहा है। जनाब मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर शफ़ीक यासीन साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। आज जुमे के रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं, आज एक दफ़ा फिर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले एक बड़ा मामला और मौजू ज़ेर बहस आ रहा है, वो सोशल मीडिया का जो बढ़ता हुआ रुझान है। अब बड़ी अजीब बात है कि वो जो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएट कर भी रहे हैं, उनको पता है कि हमारी नफ्सियात किस किस्म की है, और उस नफ्सियात को समझते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें दिखा रहे हैं जो हम ना चाहते हुए देखने पे मजबूर हैं। और एक बड़ी अजीब नफ्सियाती कैफियत, जिसको सैडिज़म हम कहते हैं, उसका शिकार भी हम हो चुके हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारा हमारा रुझान इस तरह बढ़ता चला जा रहा है। इससे कैसे बचा जाए? और फिर ये कि दूसरों की खामियों पे नज़र रखना, ये एक हमारा एक रिवाज सा बन चुका है। और बहुत सारे लोगों की तो शख्सियत में ये चीज़ हमें नुमाया नज़र आती है कि जब वो कहीं बैठते हैं, बात करते हैं, तो दूसरों की खामियों को बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। मेरा ख़्याल ये है ज़ाती कि इसको भी बड़ी संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है, और इसकी भी हमें ट्रीटमेंट करना होगी। आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू। जी। जी। अच्छा, आपको याद होगा हमने पिछले दिनों पर्सनालिटीज़ पे बात की थी, यस, ईगो यस। पे बात की थी, अनकॉन्शियस कॉन्शियस लेवल पे बात की थी, मैलाडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स पे बात बिल्कुल, की थी। बिल्कुल। एक एरिया पे बात करना रह गई थी, वो थी कंपैरिजन। ओह यस। और ये जो है ना, ये भी ओरिजिन करता है ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म से इंसान के, जो कि मैलाडेप्टिव भी है और नुकसान पहुंचाता है इंसान को। इसलिए कि जहाँ पर ये कोपिंग मैकेनिज्म आ जाता है कि आप कंपैरिजन करना शुरू कर दें जी। कि मेरे पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये क्यों है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, इससे मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, मज़ीद जो है ना फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, इनसिक्योरिटीज़ पैदा होती है, एंजाइटी होती है। और बेसिकली ये ऐसी सोसाइटी में ज़्यादा होता जाता है जहाँ पर हम सुपरफिशियल लेवल पे जीना चाहते हैं। हम जो सोसाइटीज़ एजुकेटेड होती हैं, जो तालीम और सीखने पे और पॉजिटिव वे पे बिहेव करने पे और एक दूसरे के साथ मिल के अच्छी प्रोग्रेशन की तरफ जाती है, वो इतनी कंपैरिजन में नहीं आती। बिल्कुल ठीक। सादगी भी जाती है, वो वही दिखाती हैं जो वो हैं। और हो ये रहा है कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा हो रहा है ये कि सोशल मीडिया ये चीज़ें दिखा इसलिए रहा है कि लोग देखना चाहते हैं। और वरना देखें आपके ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें एजुकेशनल मटेरियल भी है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, आप प्रोग्रेस कर सकते हैं उससे, आप अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बना सकते हैं, इंटेलेक्ट को बेहतर बना सकते हैं।
लेकिन क्यों फिर हम ऐसे सुपरफिशियल लेवल पे टाइम्स आया करते हैं जहाँ पर अच्छी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, इनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, किसने क्या कमाया है, वो कहाँ घूम रहा है, ब्लॉगिंग हो रही है अच्छे खाने पीने की, तो उससे आपको क्या मिल रहा है? बिल्कुल सही। और घंटों घंटों बैठ के देखा जा रहा है, टाइम का ज़िया है। और बेसिकली मैं समझता हूँ कि एक तरफ से शायद मुल्क में, क्योंकि मैं पेशेंट्स देखता हूँ साइकाइट्री में, तो मुझे देख के दुख होता है कि ऐसे बहुत इंडिविजुअल्स आते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक तो बहुत ज़्यादा है जी हमारे जी मुल्क में। दूसरा ये कि जो एम्प्लॉयड भी हैं वो भी शायद इतने सिंसियरली काम नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए। जी। ड्यूरिंग वर्क आवर्स फ़ोन का यूज़ बहुत हो रहा है, जो कि अनएथिकल भी है और राइट भी नहीं है। उसमें बैठे बैठे आप क्या देख रहे होते हैं? टिकटॉक्स देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे डिफरेंट टाइप के शॉर्ट क्लिप्स देख रहे होते हैं, बिल्कुल। और इसमें आप क्या सीख रहे हैं? कुछ ख़ास नहीं। बस ये कि फ्रस्ट्रेशन इससे डेवलप होती है। शुरू में तो आपको अच्छा लग रहा होता है कि आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी जगहों पे लोग घूम फिर रहे हैं, या क्या कपड़े पहन रहे हैं, या क्या गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं और किस तरह। लेकिन इसका आउटकम क्या है? आई डोंट थिंक इससे आपको कुछ असल में हासिल हो रहा है जिससे आप उससे कुछ पॉजिटिव सीखें या पॉजिटिव उसका आउटकम हो। तो ये तो कंपैरिजन बेसिकली इट्स ऑलवेज अ मैलाडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म, जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह के जैसे बाकी मैलाडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म पे हमने बात की थी, जैसे ईटिंग हैबिट्स हो जाती हैं वो मैलाडेप्टिव हो जाती हैं, और बाकी डिफेंस मैकेनिज्म जो नेगेटिव हैं, इसमें ये बहुत नेगेटिव बिहेवियर में शामिल होता है। बिल्कुल ठीक है। ये आजकल जो क्वेश्चंस अभी जो पास्ट वीक में मेरे पास आए, उसमें लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा तस्करा कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनको इसका नाम तो बहुत थोड़े लोगों को पता है कि इस कैफियत को कहते क्या है, बट ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है कि हम बहुत ज़्यादा इसका शिकार होते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? कॉलर एक हमारे पास हो गए, अगर आप इजाज़त दें तो पहले बिल्कुल कॉलर को शामिल बिल्कुल। कर लें, उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं राजा आजाद बात कर रहा हूँ, आपका जी पुराना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल राजा साहब, मैं आपको बिल्कुल पहचान गया। हम बड़ा पुराना आपका जो है इस प्रोग्राम के साथ जो है ताल्लुक है। असल में जी। बहुत तबीयत ज्यादा खराब रही। अच्छा अच्छा, अल्लाह पाक और सेहत अभी दे। भी माशाअल्लाह अभी भी हैं। अल्लाह खैर लेकिन करे। बहरहाल ये है कि डॉक्टर साहब आए तो मैंने कहा जरा इनसे भी मशवरा कर लें। डॉक्टर जरूर। साहब से ये पूछना है, मेरा इस्तिमा और हर्निया वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जी जी। तो अच्छा, नाम में मेरे गलत हो रहे हैं, राजा आजाद है, वो राजा मैं अभी अजहर ठीक लिखा हुआ करवा आ रहा देता है। हूँ। दूसरा राजा हाँ साहब, एक हाँ एक गुजारिश ये कि डॉक्टर साहब जो है वो हाँ नफ्सियात के हवाले से जो है वो काम कर रहे हाँ, हैं। नफ्सियात के हवाले से है। लेकिन मैं एक और चीज, आपने बीमारी पूछी तो वो मैं बता रहा था। जी 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 डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि जो मंशियात जो ये बिक रही है, जी। ये किसकी निगरानी में बिक रही है? हाँ सबसे पहली बात। हाँ, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा दूसरी सवाल है। बात डॉक्टर ये साहब है कि मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी इसका जवाब हाँ तलाश कर रहा हूँ। हाँ, इसका जवाब ये देते हैं। किसकी निगरानी में बिक रही है और कहाँ से चलती है? और ये कराची शहर में हर इलाके का नौजवान तबका अपने घरों के बाहर बैठ के इसको इस्तेमाल कर रहा है। और इसमें हमारी जो चेक एंड बैलेंस है, वो मेरा ख्याल आंखों पे पट्टी बांध के सो गए हैं या कुछ ऐसा ही है। और हो गया उनके साथ। तो इन मंशात, अब इनको बेचारों को हम रोडों पे किस तरह उनकी हम खिदमत कर बिल्कुल सकते ठीक हैं? है राजा लेकिन साहब। मसला जी ये जी, है कि हॉस्पिटल में ले जाना हमारे बस की बात नहीं है उनको। मैं अभी अब बयान करता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, हाँ आपका ठीक। सवाल जो है वो बड़ा सही हाँ, है, और ये बड़ा। देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं अभी इसके ऊपर इसके करता हूँ, फवाइद नाम क्या इसका और ठीक करवा मुदारात देता हूँ। क्या इंशाल्लाह जब आप कल कॉल करेंगे प्रोग्राम में या आगे प्रोग्राम में, तो इंशाल्लाह इसको ठीक होगा। राजा आज़ाद इनका पूरा नाम है, इसको जो है वो काइंडली ठीक करें। अच्छा डॉक्टर साहब, राज साहब ने बहुत सारे मामलात की बात की। हम पिछले प्रोग्राम्स में बड़ी तफसील से गुफ्तगू करते रहे हैं और आगे करूँगा यकीनन इस मामले पर, मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से, क्योंकि मौजू हमेशा से रहा है। मैं बात कर रहा था एंजाइटी और डिप्रेशन की। अब बड़ी तादाद में लोग इसका शिकार हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसके केसेस आना शुरू हो गए हैं। इसकी क्या वजह आपको समझ में आ रही है, ये ज़रा बताइए। देखिए, वजह तो बहुत है, लेकिन एक एस्पेक्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे बिल्कुल कि ठीक है। देखिए होता क्या है कि जैसे हम वो प्रोग्राम्स देख रहे हैं क्लिप्स पे सोशल मीडिया पे, जो कि जिससे कंपैरिजन आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं, तो क्या एक इंसान एक ज़रूरत बना लेता है, एक चीज़ को गोल अचीव करना चाहता है कि ये मेरा गोल है, ये मेरी नीड्स हैं। अब वो जब देखता है गाड़ियाँ,
अच्छे कपड़े, ट्रैवल, ऐसी चीज़ें जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है, शायद उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है या वो हासिल नहीं कर पा सकता, तो वो अगर कोशिश भी करेगा तो उसके लिए मुश्किल होगा कि इतनी महंगी चीज़ें वो ख़रीद सके। और एंड में रिज़ल्ट क्या होगा कि जब वो गोल अचीव नहीं कर सकता या वो नीड्स पूरी नहीं होती उसकी, तो फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर फ्रस्ट्रेशन जो है वो लीड करती है एंजाइटी को, डिप्रेशन को और डिस्पेयर को और इरिटेबिलिटी को, इवन एंगर को। ये सारे इमोशंस ऐसे हैं जो कि इस फ्रस्ट्रेशन से आते हैं। अब हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि जो सोशो इकनॉमिक कंडीशन है, एक तो वजह यही है हमारी कि एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उससे जो हैं ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। दूसरा ये कि साइकोलॉजिकली बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स में हम घिरे हुए हैं, सोचों में, उससे भी एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। शायद हमारी क्लैरिटी नहीं है एज एन इंडिविजुअल के हम क्या हमारे लिए ज़रूरत होनी चाहिए और क्या इतनी ज़रूरत हमने बना ली हैं। उसके अराउंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रिलेशनशिप्स के अराउंड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एजुकेशन है, बिज़नेस है, कैरियर है। ये सब चीज़ें इंसान को जो है ना फ्रस्ट्रेट कर रही है। फिर हायर लेवल पे अगर आप निकलते ही हैं अपने घर से बाहर, तो आसपास की गंदगी को देख लें, आसपास के एनवायरनमेंट को देख लें, ट्रैफिक को देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, एजुकेशन के लेवल पे या तो आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करें तो अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर सोशो इकनॉमिक ग्रुप के लिए क्या एजुकेशन अवेलेबल है उसको देख लें, हेल्थ को देख लें। तो ये सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि नेसेसिटी होती है किसी भी कौम के लिए, और जब वो इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक के लिए, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी और बड़ी मुश्किलात। और फिर ये जो नशा इजीली अवेलेबल है, अभी जो कॉलर कह रहे थे, और उसके असरात, और कितने लोग अब जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसकी वजह से उनकी मज़ीद फ़िज़िकल और इमोशनल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। तो बहुत सी वजूहत है। वैसे ही डिप्रेशन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा, इट्स वन ऑफ द टॉप 10 कंडीशंस में से है वर्ल्ड में, जो कि डिसेबलिंग कंडीशंस में से माना जाता है। और इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, और हमारे इश्यूज़ तो उनसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो यहाँ पे तो और मसले ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल में तो अंडर रिपोर्टेड है, अंडर डायग्नोस्ड है इस वक्त। अगर प्रॉपर तरीके से डायग्नोज किया जाए और उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करके स्टैटिस्टिकली देखा जाए, तो हम आई थिंक बहुत आगे हैं डिप्रेशन, एंजाइटी में बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। राइट, बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर साहब, अब ये जो हमारी डिज़ायर्स हैं बढ़ती चली जा रही हैं, बड़ा मुश्किल होता है अब ये समझाना कि हम लोग अच्छा, मैं खुद सोशल मीडिया के एक्सपीरियंसेस इसलिए शेयर करता हूँ कि जो कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, हम उन लोगों को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं जो हमें तरीके सिखा रहे हैं कि हमने ये चीज़ नया, अगर स्मार्टफोन है कैसे उसको अचीव करना है, कैसे हासिल करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गाड़ी का मॉडल चेंज करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हम फिर उस रेस में लग जाते हैं और फिर हम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी होते जा रहे हैं। बड़ों का ही देखें, बच्चों को कहते हैं कि जी हासिल अगर नहीं करोगे तो एक सक्सेसफुल आदमी सोसाइटी में नहीं कहलाओगे। वो सिलसिला भी अब चल निकला। उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, और जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो एक तो हेल्थ से भी जाएंगे, फिर और बहुत सारे और इश्यूज़ भी आना शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा हाइपर एग्रेसिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इसका शिकार हो गए हैं, और ये इश्यूज़ भी बहुत सारे आ रहे हैं। कैसे इसको ठीक करने की ज़रूरत है और क्या किया जा सकता है? हम अपनी तरफ से क्या कोशिश हमारी होनी चाहिए, कैसे अपने आप को जो है कंट्रोल रखें कि हमें ये सिर्फ सेल फोन्स, गाड़ियों के मॉडल चेंज करने के लिए नहीं भेजा गया। अब ये समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त तो। और ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ख़ासतौर पे मैं किसी से बात करता हूँ, बड़ी तेज़ बात करने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सारी उसकी बातों में ये चीज़ होती है कि बस किसी तरह इस चीज़ को मैं हासिल कर लूँ, उसको ग्रास्प करूँ। ये क्या नेचर हमारा बन चुका है? इस पर चाहूँगा थोड़ी सी बात। देखें, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, और जो खुशियाँ आपको बाहर से नज़र आ रही होती है ना कि मैं ये भी ख़रीद लूँगा, वो भी ख़रीद लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, ये बात समझने की ज़रूरत है कि खुशियाँ जो है ना चीज़ों के ख़रीदने से नहीं मिलती कभी भी। बहुत खुशी हमेशा अंदर से आती है,
और अंदर का सुकून और इत्मीनान जो है ना इंसान उस वक्त सही तरीके से हासिल कर सकता है अगर वो गिल्ट में ना हो और उसका ज़मीर मुतमईन हो, उसको अच्छी नींद आती हो, उसको अच्छी भूख लगती हो, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई हों और जिसके ताल्लुकात और रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग हों अपने करीब करीब के रिलेशनशिप में, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो माँ बाप के साथ हों, चाहे वो वाइफ के साथ हों, बच्चों के साथ हों, और उनके साथ उनकी वो क्या तरबियत ले रहा है, उनसे क्या तरबियत दे रहा है उनको, उनके साथ उनका इंटरेक्शन क्या है। क्योंकि आप अगर अच्छे रिलेशनशिप में हैं और शाम को काम करके आते हैं कुछ सीख के और उसके बाद अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अच्छी खुशी कहीं और से आपको मिल नहीं सकती। आजकल जो दौड़ लगी हुई है कि माँ बाप अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे सक रहे हैं, इवन डाइनिंग टेबल पे अगर बैठे हुए हैं तो हर एक अपने अपने स्मार्टफोन को लेके बैठा हुआ है, साथ होते हुए भी लोग साथ नहीं हैं और ऐसी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो सुपरफिशियल हैं, जो आर्टिफिशियल हैं, जो कि आपको खुशी नहीं दे सकती। तो बेसिकली आप ऐसे मिराज के इल्यूजन के पीछे भाग रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती और उस दौड़ में आप थक जाएंगे लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर आपकी फ़िज़िकल इमोशनल हेल्थ अच्छी है और आप अंदर से खुश हैं तो आप आई थिंक दुनिया के खुश किस्मत तरीन इंसान हैं, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा दुनिया के सबसे खुशकिस्मत आदमी आप हैं। अगर आप मुझसे अपने जो आपके पास इस वक्त है अगर आप उससे मुतमईन हो जाएं और ये बात समझ लीजिए कि ये एक रेस एक लगी हुई है जिसमें हम हर चीज़ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, नया सल्फून हमारा हासिल करना एक टारगेट बन चुका है, सारी कोशिशें, तवानाइयाँ, सोचने का जो आधा दिन हमारा यही सोचने में गुजर जाता है कैसे इसको ख़रीदेंगे, कैसे इसको वो करेंगे। कतई नहीं होना चाहिए, खुदारा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। एक सवाल आया जो हम इससे पहले ग़ालिबन डिस्कस कर चुके हैं, ख़ास तौर पर एंटी डिप्रेसेंट्स के ऊपर इन्हिसार जिन लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एक वक्त में कई कई पिल्स वो लेना उन्होंने शुरू कर दी हैं, जब तक वो ले रहे हैं नॉर्मल है। अच्छा, अब एक माइंडसेट भी उनका ऐसा बन चुका है कि कुछ लोगों को मैंने केस स्टडी किया, उन्होंने कहा कि जब तक ये ले रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, बट अगेन कभी कभार ये ख्याल आता है कि इसके ऊपर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है, कभी कभार एक्सेस में नहीं होती तो हमारे लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए, वो नॉर्मल कैसे हों, क्योंकि जैसे ही वो होता है तो वो एकदम से फिर उनको जो है वो एंजाइटी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और बहुत अजीब सी कैफियत उनकी होने लगती है। डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, क्या इनका भी कोई वाक़तन इलाज है, फरमाइए। देखिए, दवाइयों, लॉन्ग टर्म दवाइयों की ज़रूरत उनको पड़ती है जहाँ पर एक जेनेटिक वल्नरेबिलिटी हो, बायोलॉजिकल चेंजेस ऐसे आए हों दिमाग के अंदर जहाँ सेरोटोनिन, डोपामीन जो है उसके इम्बैलेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो करेक्ट होते हैं और दवाइयों से, एंटी डिप्रेसेंट से, और फिर एक पॉइंट पे अगर दवाई छोड़ दी जाए तो वो इम्बैलेंस वापस आ जाए तो फिर लॉन्ग टर्म दवाइयों की ज़रूरत है, होती है। एक तो ये केसेस इसी तरह है जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि आप इस पॉइंट तक दवाई लें उसके बाद आप छोड़ देंगे ब्लड प्रेशर की दवाई, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, या डायबिटीज़ की दवाई आप छोड़ देंगे और डायबिटीज़ कंट्रोल्ड ही रहेगी। एक तो ये समझना ज़रूरी है। लेकिन आई थिंक इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं ना, वो ये हैं कि जैसे अगर आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है सबकॉन्शियस लेवल पे और बड़ा पुराना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आप किसी भी साइकाइट्रिस्ट के पास गए और उसने एंटी डिप्रेसेंट आपको लिख दी, तो उसने डोपामीन बूस्ट करके सेरोटोनिन के लेवल को पुश करके आपको फॉर द टाइम बीइंग खुशी दे दी, वो कॉन्फ्लिक्ट को दबा दिया, आप उस डिप्रेशन से निकल आए। लेकिन जब दवाई छोड़ी तो वो अंदर का कॉन्फ्लिक्ट फिर भी चल रहा है आपके अंदर और वो रिजॉल्व नहीं हुआ। जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगा दवाइयों की नीड रहेगी, आपकी सोचें आपको तंग करती रहेंगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गिल्ट होगा, कोई ना कोई चीज़ आप ब्लेम कर रहे होंगे अपने आप को, कोई ना कोई रिजेंटमेंट्स होंगी, कोई ना कोई ऐसे इमोशंस होंगे जो कि आप को परेशान कर रहे होंगे। ऐसी इनसिक्योरिटीज़ बचपन के हवाले से इंसान के अंदर आ गई होंगी, पहले की डेवलपमेंट में जो इनसिक्योरिटीज़ कॉज कर रही होंगी, वो इनसिक्योरिटीज़ जो आपने बचपन से सीखी, जो आपके डेवलपमेंट का हिस्सा बन गई, वो फिर एप्रीहेंशन के सूरत में आपके अंदर एंजाइटी कॉज करेंगी फ्यूचर में। और दवाइयाँ उसको टेम्परेरीली तो ठीक करती रहेंगी जब तक आप ले रहे हैं,
लेकिन जब तक एक्चुअली वो इनसिक्योरिटीज़ ठीक नहीं होंगी तब तक एक्चुअली आप बगैर दवाइयों के नहीं रह सकेंगे। तो आपको रूट कॉज तक जाना होगा, रूट कॉज तक जाना होगा, फिर उसको डायग्नोसिस के बाद उसको ट्रीट करना होगा, और फिर उसके बाद आपकी जो डिपेंडेंसी है, जो इन्हिसार है दवाइयों के ऊपर, वो आपको कम करना होगा। इसका एक जवाब और मैं देना चाहूँगा। आप देखें, अमेरिकन बेसिकली बिलीव करते हैं साइकोएनालिसिस पे। देखें, बिल्कुल ठीक है। और जैसे मैं वेस्ट पे गया, यूरोप में साइकोएनालिसिस वो सीबीटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ पे। पाकिस्तान इज़ वेरी बायोलॉजिकल, वहाँ पे इतनी साइकोथेरेपीज़ पे इतना जोर नहीं है, अगर है भी तो आई थिंक कुछ सेशंस के बाद वो नहीं कंटिन्यू कर पाते। तो जितना ज़्यादा साइकोएनालिसिस में जाते हैं आप, उतना ही आप रूट कॉज पे जाते हैं। जी। अमेरिकन, एक तो उनके पास टाइम है, दूसरा ये कि वो प्रायोरिटी देते हैं मेंटल हेल्थ को, और एक्चुअली साइकोथेरेपी, साइकोएनालिसिस कैन टेक ईयर्स, कैन टेक 1 to 3 years ऑफ साइकोथेरेपी। तो उसमें जाके अगर बचपन के इशूज़ हैं तो वो रिजॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। सीबीटी जो है वो है 10 से 16 सेशंस, वीकली सेशंस हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 months, 4 months, 2 months। तो वेस्ट इतना टाइम देती है साइकोथेरेपीज़ को कि भाई इतना अर्सा देंगे और हम कंट्रोल कर सकेंगे शायद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के लेवल पे आके। और पाकिस्तान यहाँ पे आगे आई थिंक 1-2 सेशन, अगर बड़ी बात है 4 सेशन, उसके बाद पेशेंट कंटिन्यू नहीं करता। तो बात यही ना कि अगर आप उसको सीरियस लेते हैं और चाहते हैं कि आपके वो कॉन्फ्लिक्ट्स या वो इश्यूज़ आप पहले तो समझें कि ये कहाँ से अराइज हो रहे हैं अंदर से, और फिर किस तरह वो आपकी एंजाइटी को या डिप्रेशन को बढ़ा रहे हैं, या फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, या अप्रीहेंशन को बढ़ा रहे हैं, फिर आप समझते हुए उसको डील कर पाएंगे प्रॉपर होमवर्क के साथ, प्रॉपर उसके अंदर जिस तरह से गोल्स दिए जाएंगे, किस तरह से अपने बिहेवियर को आपको चेंज करना है या थॉट्स को चेंज करना है, तब उस पर काम करते हुए ही ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, अगर आपको दवाइयों के बगैर रहना है तो। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी, इसको पहले समझ लें कि दवाइयों से जैसे भी बात हो रही थी, कैसे इसको जो है वो छुटकारा इससे हासिल किया जा सकता है। फिर अगेन, अब जो फीमेल्स हैं उनके साथ हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ कुछ ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज़वीक के अंदर, बहुत पहले को लगा था वैनिटी इंसैनिटी के नाम से। अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और जिन लोगों से बात करने का मौका मिला, जो इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज़, बहुत बड़े बड़े वो जो सर्जिकल प्रोसेस है उसको गो थ्रू करने के लिए तैयार हैं, वो महज इस वजह से कि वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है वो हासिल नहीं हो रही। तो मैंने को मशवरा ये दिया कि आप बेहतर ही है कि किसी आप सर्जिकल उससे प्रोसेस से गुजरें, पहले किसी नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाएं, पहले इस चीज़ को समझें कि आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो वैनिटी का जो एक है कि इसको कैसे वो किया जाए और कैसे अपने आप को इन्हेंस कर लिया जाए, कैसे और वो जाए, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब जब मैं ये चीज़ ज़्यादा देख रहा हूँ तो मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि अब तो मेरा ख्याल है कि किसी साइकोथेरेपी की ज़रूरत है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए, अब ज़रा बताइए। डेफिनेटली साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, डेफिनेटली साइकोट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, इसलिए कि देखें, अगर कोई इंसान प्री ऑक्यूपाइड हो जाता है कि उसकी नाक लंबी है या उसके चेहरे का ये फीचर जो है अच्छा नहीं लग रहा, उसको बदलना है, तो वो कई दफ़ा ऐसा परसेप्शन होता है जो रियल परसेप्शन नहीं होता। और फिर अगर आप सर्जरी करा भी लें तो पहले से ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि पहले वाली पोजीशन बेहतर थी। बिल्कुल ऐसा, अल्लाह ने जैसे आपको बनाया था वो डेफिनेटली बहुत बेहतर बनाया था। बिल्कुल ऐसा, चाहे वो रंग के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी फीचर के हवाले से हो, चाहे वो लिप्स को चौड़ा करना हो, या आई डोंट नो कई लोग नाक को छोटा करते हैं। लेकिन हमने देखा है मीडिया में माइकल जैक्सन से लेके बहुत से और एक्ट्रेस को जो कि इस तरह की सर्जरीज कराते रहे और बाद में और मज़ीद जो है वो परेशान रहे कि हमने ऐसा क्यों कराया था, और फिर उसकी वजह से एक रिपीटेडली साइकिल बन गई कि वो कराते चले गए सर्जरीज के बाद सर्जरीज, और उसका आउटकम नेगेटिव ही निकला। तो ये एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज है, और आई थिंक
अच्छा साइकाइट्रिस्ट इसको अच्छी तरह से डील कर सकता है डील कि कर उसको सकता दिखाया है। जाए। अच्छा, इसके ऊपर मज़ीद हम बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और एक ब्रेक लेकर जब वापस आएंगे तो इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी और आपके सवालों को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वो एक वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। डॉक्टर शफीक यासीन तशरीफ़ फरमा है और इंसान की नफ्सियात के हवाले से बात कर रहे थे, और एक बहुत ही अहम मौजू जिसके ऊपर हम आ चुके थे, उसके ऊपर मज़ीद चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू हो जाए। ये डॉक्टर साहब, बढ़ता हुआ जो रुझान है, अब सोशल मीडिया का इसमें बड़ा अहम किरदार है। एस्थेटिक क्लिनिक्स जो है वो बन चुके हैं, बड़े बड़े मेडिकल प्रोसीजर हो रहे हैं। प्रोफेशनल हैं या नहीं इसका तो मैं नहीं कह सकता, थोड़े लोग उसमें शायद होंगे भी। बहरहाल अब हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि इस हद तक हम आ चुके हैं कि बड़े बड़े मेडिकल प्रोसीजर्स को हम गो थ्रू करने के लिए तैयार हैं, और हमारे लिए बड़ा आसान है। फेस के ऊपर नीडल भी टच करवा रहे हैं, हर जगह नीडल्स लगवाने के लिए, तो ख़वातीन ख़ास तौर पर बड़ी बड़ी मेडिकल सर्जरीज़ हो रही हैं। ये क्यों हम इस नहज तक आ चुके हैं? ये तो पूरी दुनिया में शायद, ये वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि हम तो ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स बेच रहे हैं मेलेटोनिन को कम करने के लिए, और जनाब आपका ग्लूटाथियोन, और ना जाने अब तो ये बड़े हाउस होल्ड नेम बन गए हैं, सबको ये पता है, सब हो रहा है। ये जा किस तरफ रहे हैं हम, ये तो ज़रा फरमाइए। और ये आपका ख्याल है, मैंने तो एक को मशवरा ये दिया था कि मेरे पास इस तरह का एक केस आया, तो मैंने कहा पहले आप नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाएं, उसके बाद फिर आप अगर इजाज़त दें तो आप ज़रूर जाइए। आपकी क्या राय है, ज़रा फरमाइएगा। डेफिनेटली। देखिए, ये पैसा फेंक के बीमारियां ख़रीदने वाली बात है। और दूसरा ये कि एक दफ़ा अच्छा लगने के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए और मज़ीद प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं। इसलिए कि आप थोड़े अरसे के लिए तो शायद आप इस तरह के ट्रीटमेंट करवा लेते हैं कि आप थोड़ा बोटॉक्स करवा लिया या पता नहीं कौन कौन सी प्रोसीजर करा लिए, लेकिन एक तो फेस बिल्कुल मास्क हो जाता है, आपके एक्सप्रेशंस चले आते हैं, आप पैसे अलग फेंक रहे होते हैं, रिस्क अलग होता है, हेपेटाइटिस और पता क्या क्या इश्यूज़ का जब इंजेक्टेबल्स यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन उससे बढ़ के मसला ये है कि असल खूबसूरती अंदर से आती है। इंसान अगर हेल्दी हो, फिज़िकली हेल्दी हो, पानी ज़्यादा पी रहा हो, अच्छा वेजिटेबल्स, अच्छे फ्रूट्स खा रहा हो, अच्छी न्यूट्रिशंस ले रहा हो, स्ट्रेस लेवल्स उसके कम हो, अच्छी नींद ले रहा हो, तो बाल भी खूबसूरत होंगे, स्किन भी खूबसूरत होंगी, और आप लंबे अरसे तक यंग रहेंगे भी बिल्कुल ठीक और है। अच्छे लगेंगे भी। क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स हैं जिससे आप जंग लगना चाह रहे हैं, ये टेम्पररी एक तो है, और दूसरा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो आप बनना चाह रहे हैं वो चेंज होने के बाद आप पहले से बेहतर लगें। जी। और दूसरा ये कि जो ये फाउंडेशंस वगैरह थोप के शादियों में औरतें जाती हैं और बहुत मेकअप एक्स्ट्रा करती हैं, उसके स्किन पे इतने ज़्यादा बुरे असरात होते हैं, इतने ज़्यादा बुरे कि वो बाद में या तो पिंपल्स निकले होते हैं, दाने चेहरे पे निकले होते हैं, कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ होता है, या रिंकल ज़्यादा आ रहे होते हैं बाद में, क्योंकि स्किन को ख़राब कर देती है। उस रात तो शायद आप अच्छे लग रहे हो जब आपने कोई अटेंड की इवेंट, लेकिन एग्जैक्टली। उसके बाद जो है वो आपकी स्किन कभी भी वैसी नहीं रहती, बाल कभी वैसे नहीं रहते। अगर आप डाई बिल्कुल। करवा रहे हैं जल्दी ग्रे हो जाते हैं और बिल्कुल ही ड्राई और पतले, और टूट स्प्लिटिंग हो जाती है। न्यूट्रिशन उसका खींच लेते हैं ये सारी केमिकल्स। तो केमिकल्स कभी भी अच्छा यूज़ नहीं है। तेल अच्छा इस्तेमाल है, अच्छे न्यूट्रिशंस यूज़ करना अच्छा है, जो और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल हैं बिल्कुल और ठीक है। उसका इस्तेमाल किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये बेवकूफ़ी के पीछे भागना जो है, ये मेरे ख्याल से वो जो कर रहे हैं वो भी नफसियाती हैं, और जिनके जो 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 औरतें कर रही हैं उनके मियाँ भी नफसियाती हो जाते हैं बेचारे, पैसे खर्च कर करके, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। बिल्कुल आ गए हैं। अब तो लोगों का बजट बहुत बढ़ गया है इस वजह से कि उन्होंने ये जो सर्विसेज हैं,
कि आप इतने पैसे दें और इतनी ट्रीटमेंट्स करवाएं, वो ट्रीटमेंट्स आफ्टर ट्रीटमेंट्स होती चली जा रही हैं और ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। आई मीन कोई इसका एग्जैक्टली। कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पे आकर ही कहा जाए कि बस दिस इज़ इट, अब यहाँ पर आप रुक जाएं, इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है। लोग इसके लिए मजबूर हैं, करवाते जा रहे हैं। और मैं जिस तेज़ी से देख रहा हूँ जो मशरूम ग्रोथ हुई है इस वक्त, जो एस्थेटिक क्लिनिक सो कॉल्ड बने हुए हैं, ये एस्थेटिक्स के ऊपर आप जुमला बड़ा ज़बरदस्त लेकर आए, लफ्ज़ इन्होंने बड़ा अच्छा पकड़ा एस्थेटिक्स, तो उसके ऊपर ही है वो काम हो रहा है कि जॉ लाइन भी बन रही है और ये भी, और ओवरऑल हेल्थ के ऊपर कोई काम नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे यहाँ अगर आप किसी को मशवरा दें, जैसे भी आपने कहा कि आपको अगर सेक्रीफाई करना है, अगर आपने पेन लेना है तो आप अपने रूटीन को सही कीजिए, आप अर्ली बेड के ऊपर जाना शुरू करें, सोना शुरू करें, सुबह फ्रेश उठें, ये सारी चीज़ें वो जी हमसे हो नहीं सकती, शॉर्टकट ही है। और उसके बाद फिर एक अजीब नफ्सियाती मसाइल का शिकार जो हम होते जा रहे हैं। दूसरी ख़वातीन सूरज की रोशनी से डरती हैं कि वो काली हो जाएंगी, और प्लीज़। सूरज की रोशनी इतनी इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए और बोन्स के लिए और लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ के लिए, वो नहीं समझते। मैं समझता हूँ स्किन को ज़रूरत है कि आप एग्जैक्टली, सूरज की सन रोशनी में एक्सपोजर निकलें, आपका हो। सन एक्सपोजर को। और ये भी बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, सब समझते हैं हम काले डेफिशिएंट हो हो गए जाएंगे, इसके, डार्क हो बिल्कुल। जाएगी स्किन, तो बताइए। जितना धूप से बचें उतना अच्छा है। ये भी गलत ओह, कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। तो पानी हम बहुत कम पी रहे हैं, हम जो जो फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं वो किडनीज़ को ख़राब कर रही हैं, हमें डिहाइड्रेट ज़्यादा कर रही एग्जैक्टली, हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक डैंड्रफ बढ़ा रही हैं बालों में, क्योंकि वो भी ड्राइनेस जो है वो जी स्किन बेसिकली डिहाइड्रेशन का हिस्सा है। जी, हेडेक्स जो इतनी कॉमन है वो भी डिहाइड्रेशन की वजह से है। अगर बिल्कुल ऐसा पानी ही, का लेवल पूरा हो तो आई थिंक आधे से ज़्यादा कॉम का हेडेक बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अगर नींद की रूटीन अच्छी है तो हेडेक्स बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। तो विदाउट साइकेट्रिस्ट के पास जाए हुए अगर आप कई चीज़ें ऐसी करें जो कि आप रूटीन में सोएं, सन एक्सपोजर लें, प्रॉपर अच्छी डाइट लें, जी, प्रॉपरली हाइड्रेट करें अपने आप को, और अच्छी सब्जियां और फल खाएं और बैलेंस डाइट लें, तो मैं समझता हूँ स्ट्रेस लेवल्स आपके बेहतर हो जाएंगे, एंजाइटी कम हो जाएगी, नींद के मसले कम हो खत्म हो जाएंगे, जाए, बिल्कुल। और कई हद तक आप फिज़िकली भी बेहतर होंगे, आप खूबसूरत भी लगेंगे, और आपके फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों इंप्रूव होंगी। बिल्कुल ठीक है, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर काम करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और हम अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए हमेशा इस चीज़ के ऊपर कोशिश की है कि बात करें कि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो ज़्यादा मैटर करती है, आपको इसकी तरफ जो है वो ध्यान देना है। डॉक्टर साहब, पिछली जो प्रोग्राम में बात हो रही थी फोबियाज़ के हवाले से, अब ये तो बहुत ही डिटेल टॉपिक है क्योंकि इतने सारे फोबियाज़ हैं जिसका हम शिकार, कोई ना कोई, हर शख्स किसी ना किसी हो सकता है कि फ़ोबिया का शिकार हो। कोई हाइट की वजह से, कोई जैसे अब एक फ़ोबिया जिसका भी आपने तस्करा किया है कि आप सूरज में जाके एक्सपोजर लेने से भी हम डरना शुरू हो डरना। गए, एक फ़ोबिया का शिकार हो गए, जबकि रियलिटी इसके बिल्कुल बरक्स है। अब ये अक्सर लोग, अब सवाल फिर ये पूछा गया कि कैसे इससे बचा जा सकता है, ख़ास तौर पे हाइट पे जाने से जो वो डर रहे हैं। कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स से जो बेचारे प्लेन में जाने से जो वो घबराते थे, आज भी उनको इसका जो है वो फेयर है। कैसे इसको दूर किया जा सकता है, क्या इसकी ट्रीटमेंट कोई है? ये अक्सर सवाल लोग मुझसे पूछते हैं। आज मैं चाहूँगा फिर ज़रा इसके ऊपर बात हो थोड़ी सी। इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट है, बेसिकली देखा जाए तो ये हमें पहले तो वैल्यूएट करना है कि ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा है फोबिया। राइट। क्या ये बचपन के किसी एक्सपीरियंस से रिलेट करता है, जी। कोई ऐसी चीज़ हुई जिससे वो खौफ डेवलप हुआ हुआ, जैसे कुत्ते का खौफ हुआ या डॉग फोबिया या किसी एनिमल से है, या फिर सपोज़ हाइट से है, तो क्या पता उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं चाइल्डहुड से हो। दूसरा ये कि जब आपने ये देख लिया उसके बाद आपको ये करना है कि साइकोलॉजिकली उसको ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन के तरीके से साइकोथेरेपी यूज़ करते हुए और विद सपोर्टिव मेडिकेशन उसे ग्रेजुअली बेहतर बनाना है। उसका आसान लफ्ज़ों में समझाने का मतलब ये है कि एक आपने प्लान किया साइकोथेरेपी में कि पहले बहुत ही स्टेज वाइज उसको एक्सपोज करना है उस खौफ से। राइट। जैसे अगर सपोज़ आप कुत्ते के फोबिया को लेते हैं तो उसमें पहले ये होता है कि आपको कुत्ते की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, उसकी मूवीज़ दिखाई जाती हैं, फिर आपको कुत्ते की आवाज़ सुनाई देते हैं कि दिखाते हैं, फिर कुत्ता दूसरा कमरे में वो होता है, वो भौंक रहा होता है, फिर ग्रेजुअली आप दिखाते हैं कुत्ते को कि फ़िज़िकली वहाँ पर है, फिर उसको करीब आस्ते आस्ते लेके जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि उसको टच करें, और फिर तो ग्रेजुअल एक्सपोजर जिसे हम कहते हैं। और यही बाकी फोबियाज़ का भी इलाज होता है कि इसे ग्रेजुअल डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। तो जिस चीज़ से भी फोबिया हो उसे आपको फेस करना है इवेंचुअली, और ग्रेजुअली करना है। बिल्कुल ठीक है। एक और है जिसे फ्लडिंग कहते हैं, उसमें ये कि आपने अचानक से उसको एक्सपोज कर दिया
और उसमें कोई ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं है। राइट। और लेकिन दैट कैन बी वेरी स्केरी, और बड़ा एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि लोग डर जाते हैं। तो फ्लडिंग इज़ नॉट समथिंग वी सजेस्ट, जबकि राइट। ये थेरेपी का हिस्सा हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। इंटरेस्टिंग होगा वैसे तो, लेकिन ये कि बड़ा चैलेंजिंग होगा खासतौर पे पेशेंट के लिए जो फोबिया का शिकार है, जो हाइट की वजह से खासतौर पर अगर आप उसको हाइट पे ले जाएं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है बड़ी बड़ी जगहों पर, वो बेचारे बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं। बट समहाउ अगर आप इनको फेस करना शुरू कर दें, खुद से भी इसकी कोशिश की जा सकती है थोड़ा सा। और अब सोचने का तरीका जैसे है कि आप अपने उसको बदलने की कोशिश करेंगे, यकीनन इससे बचा जा सकता है। वैसे तो बहुत सारे इसके तरीक़ेकार होते हैं। अच्छा जी, अब सवालात पे बात हो रही थी, जो सोशल मीडिया के सवालात आ रहे हैं। और एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, वो जो ड्रग यूज़र था, अब्यूज़र था बल्कि, उसके बाद वो रिहैब में गया, रिहैब के बाद वापस आ गया, बट वो अंदर वो कहता है कोई एक फोर्स है जो वापस उस तरफ ले जाने पर मजबूर करती है। मैं भी चाहता हूँ कि ये मुकम्मल से इसको ख़त्म कर दूँ ताकि वो फोर्स भी ख़त्म हो जाए जो उस तरफ लेकर जाती है। क्या इसके लिए भी थेरेपी की ज़रूरत है, या पोस्ट इसकी जो रिहैबिलिटेशन थ्योरी हो सकती है, कोई ट्रीटमेंट हो सकती है जिसके ऊपर अमल किया जाए? मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी बात हो जी। नहीं, एक दफ़ा अगर फिज़िकल विड्रॉल्स नहीं हो, पेशेंट अगर जैसे ट्रीटमेंट आता है उसके कुछ प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट का। जो पहला स्टेप होता है किसी भी सब्सटेंस अब्यूज़ या नशे के इलाज का, वो ये होता है कि उसको डिटॉक्स ट्रीटमेंट की ठीक है। जाती है उसकी। विच का मतलब ये होता है कि फ़िज़िकल जो डिपेंडेंस होती है उस नशे से, वो डिपेंडेंस, अगर आपने अचानक से नशा छोड़ दिया तो फिज़िकल क्रेविंग जो होती है, जिसमें हाथ कांपते हैं, पसीना आता है, और ऐसी तकलीफ़ और पेन होता है कि जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए, ये फिज़िकल विड्रॉल का हिस्सा होता है, जो कि यूजुअली 10 से 14 दिन और अप टू 20 डेज तक हो सकता है। ठीक है। अच्छा, उसका ट्रीटमेंट है। वो जब ट्रीटमेंट दिया जाता है और जब पेशेंट उस प्रोसेस से गुजर जाता है, तो फिज़िकल विड्रॉल नहीं रहता। ठीक। तो कोई तलब नहीं होनी चाहिए, ठीक। फिज़िकली तलब नहीं होनी चाहिए कि उसको नशे की ज़रूरत है। फिर अगर 6 महीने साल के बाद वो कहता है कि अब मैंने अचानक से नशा लेना शुरू कर दिया, तो देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन। ये उसी तरह है जैसे किसी ने सिगरेट छोड़ दी और कई सालों के बाद कहा अब यार मैंने फिर से सिगरेट लेनी शुरू कर दी। राइट। तो कोई फिज़िकल क्रेविंग नहीं थी, बस उसकी ख्वाहिश थी, उसका दिल था। शायद ऐसे दोस्त मिल गए या कोई इन्वायरमेंटल ऐसा फैक्टर हो गया कि वो स्लिप हो गया, कोई ऐसा शैतानी ख्याल आ गया दिमाग में कि भाई उसने सोचा कि चलो एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। बस वो एक गलती जो होती है ना, वो इंसान वो को आपको फिर दोबारा की तरफ ले वापस जाती है। पीछे की तरफ ले जाती है, और फिर उसके बाद वो गलती पे गलती करते चले जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए ऑन गोइंग साइकोथेरेपी इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ये तो आपको खुद मॉनिटर करना है। हाँ, ये कि अगर तलब होनी शुरू हो रही है, किसी पॉइंट में आप ऐसे दोस्त से मिलते हैं और फिर उसके बाद आपको ये ख्यालात आ रहे हैं, तो फिर आप खुद सोचते हुए किसी थेरेपिस्ट से मिलें, साइकोलॉजिस्ट से मिलें, एग्जैक्टली। ताकि उसको आप डिस्कस करें और फिर उससे मशवरा लें कि अब क्या करना चाहिए, बिल्कुल रादर ठीक देन है। कि आप उसको पे एक्ट करते हुए फिर नशा करना शुरू कर दें। एग्जैक्टली। चलें, तो ये ऐसा मौजू है जिसके ऊपर एवरी नाउ एंड देन हमारी गुफ्तगू होती रहती है, क्योंकि सवालात इससे जुड़े बहुत मुश्किल होते हैं। अब हमारे कॉलर जो कुछ देर पहले उन्होंने भी पॉइंट आउट किया था कि ये जो हमारा रुझान है बढ़ता हुआ, ख़ास तौर पे नौजवानों में, इसको कैसे जो है वो किया जा सकता है, बचाया कैसे जाए, कैसे, बहुत मुश्किल काम है। ताहम ये कि ट्रीटमेंट की तरफ जब पेशेंट आता है, ये भी राजा आज़ाद साहब ने कहा कुछ देर पहले कि मरीज़ खुद से नहीं आना चाहता, उसको लाना। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो यासीन नफ्सियाती अस्पताल में टीम मौजूद है। अगर ऐसे पेशेंट आपके इर्द गिर्द हैं जिनको आप चाहते हैं कि इनका इलाज हो, तो आप बेफिक्र रहिए, ये जो नंबर ऊपर दिए गए हैं इन पर रब्ता कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार आपको समझा दिया जाएगा। और बात याद रखिए, बार बार अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए दोहराता हूँ कि ये जो रिवायती अस्पताल जिनके बारे में आप जानते हैं या जिनके बारे में आपने सुन रखा है कि मरीज़ों को तशद्दुद करते हुए लाया जाता है, ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है। बहुत आसानी के साथ उनको लाया भी जाता है, उनको ट्रीट भी किया जाता है, यहाँ रखा भी जाता है, और बहुत अच्छे से उनकी निगहदाश्त भी होती है। ये बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आप प्रोग्राम में आए। बहुत सारे मामलात पर और बहुत सारे सवालात पर जो है आपने जवाब दिए, और जानना भी लोगों के लिए ज़रूरी था, ख़ास तौर पे वैनिटी के हवाले से। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंशाल्लाह आगे इसके ऊपर गुफ्तगू रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। वेल नाज़रीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था। तो हमने कोशिश की मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें, और इंशाल्लाह सिलसिला आगे जारी रहेगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। मोहम्मद यासर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।